वेलकम टू जय स्टडी। स्वागत है। आज के सेशन में बात करने वाली है मैथ्स की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इससे पहले के सेशन देखने के लिए जय स्टडी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में पहुंचे। प्लेलिस्ट में पहुंचकर यूपी पुलिस 60,244 पद के नाम से एक सेक्शन बनाया है, उसमें इससे पहले की सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर करना और प्रथम बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमें कहा गया है कि 50 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी। तो देखिए 50 से कम अभाज्य संख्याएं पूछी गई हैं। अगर हम लिखना चाहें तो किस प्रकार से उन्हें गिनेंगे, अदरवाइज हम आपको काउंटिंग बता देंगे। देखिए अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटती हैं या स्वयं से कटती हैं। जैसे हम बात करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और इसके बाद अपना आता है 47। तो काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब भविष्य में याद रखिए, अगर हम 1 से 50 तक पूछा जाए तो अभाज्य संख्याओं की संख्या लगाएंगे 15। ठीक है, ये वे सभी नंबर हैं जो या तो स्वयं से कटेंगे या फिर 1 से कटेंगे, उसके सिवा अन्य किसी नंबर से नहीं कटेंगे। या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम इसका फैक्टर करें तो 1 और 2 बनेंगे, अर्थात 1 गुणा 2 बराबर 2 ही बनेगा, अन्य किसी नंबर से विभाजित नहीं होगा। ये नंबर हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दिया गया है। हमने यहाँ रखा अजय, यहाँ रखा विजय, 3:4। वर्तमान की उम्र को +0 लिखते हैं। 5 वर्ष बाद नया अनुपात 4:5 हो जाएगा। 4:5 कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद, तो प्लस का 5 रखेंगे। अब हम क्या करेंगे वो चीज थोड़ा ध्यान दें। इसके बाद हमें करना है कि ये जो नंबर है 3 और ये नंबर है 4, इनके मध्य का अंतर लेंगे 1। 4 और 5 के मध्य का अंतर लेंगे 1। अगर ये अंतर समान आता है तो ये वाला भी अंतर समान होगा। तो 5 और 4 का अंतर कितना आया? 1। यूनिट इनके सदैव योग के बराबर होगी। 0 + 5 5, अर्थात 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 5। विजय की वर्तमान आयु, तो विजय की वर्तमान आयु का यूनिट कितना था? 4। तो 4 को गुणा किससे कर देंगे? 5 से, जिससे हमारा रिजल्ट हो जाएगा विजय की जो वर्तमान उम्र है वह कितने वर्ष है? 20 वर्ष। 1 यूनिट 5 के बराबर है तो 4 यूनिट हमारा हो जाएगा 5 × 4 अर्थात 20 के बराबर। ये किसकी उम्र हो गई? विजय की। हमने यह इसलिए रखा क्योंकि हमसे वर्तमान पूछा था और ये अनुपात हमारा वर्तमान का था। 20 वर्ष, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है कि 12.1212 12.1212 बीच में प्लस का चिन्ह है। 17.00005 इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। जोड़ दीजिए 7 1 2 1 9 2, ये हो जाएगा 29.1217। इसमें से घटाना है 9.1102, घटाएंगे 5 आएगा। ऑप्शन देखिएगा ध्यानपूर्वक, 1 1 0 और 20, तो 20.0000115 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा क्योंकि सरलीकृत रूप मांगा था। आप दोनों को एक साथ जोड़कर भी घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3556 और 3444 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इस केस में क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर से एक तो होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए या आप ये कर लीजिए, छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग दीजिए। एक बार जाएगा 3444, घटाइए शेष देखिए कितना बचेगा? 1 और 1 यानी 112 शेष बचेगा। इससे प्रीवियस नंबर को भाग कीजिए, वह कौन था? 3444।
अभी हमारा कितनी बार चला जाएगा वो हमें देखना है। देखिए 1 को अगर हम सीधे सीधे 3 से गुणा करें तो 1 का 300 हो जाएगा, 12 का 36 हो जाएगा, इसलिए हम इसे 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 का तो 0 हमारे साथ क्या होगा, 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 का 3 और 3 का 3, ये नंबर हो गया 3360। घटा लीजिए, 4 बचेगा, 8 बचेगा। नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर को भाग करना है। प्रीवियस नंबर कौन है, 112, अर्थात जिससे हमने अभी भाग किया था। 1 हो जाएगा 84, घटाएंगे 8 बचेगा, 2 बचेगा। ये जो अंतिम हमारा शेषफल बचेगा, यहाँ हम क्या करेंगे, इससे फिर से प्रीवियस नंबर को भाग दे सकते हैं। अगर हम फिर से प्रीवियस नंबर को भाग देंगे तो वह नंबर हमारा होगा 84। 84, 28 का अगर हम 3 गुना करें, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8। अब यहाँ कुछ भी शेषफल नहीं बचता है। यह हमारा भाग प्रोसेस होता है या भाग विधि होता है, जिसमें हमारा अंतिम जो भाज्य है वह कितना हो गया, ये हमारा केस होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो जो अंतिम हमारा भाजक है वह कितना है, 28, इसलिए जो एचसीएफ होगा वह कितना हो जाएगा, 28, क्योंकि हमें ऑप्शन डी में मिलेगा। अगर इस प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं 3556 और 3444 के, जिससे भी आपको रिजल्ट मिलेगा 28। अभाज्य गुणनखंड ऐसे गुणनखंड जिसके अन्य फैक्टर ना हो, सिर्फ ऐसे फैक्टर बनाने जिसमें दोनों में एक वेनिश नंबर मिल जाए, एक कॉमन नंबर मिल जाए, वह 28 होगा। आइए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है। 7/8 से कैसे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 7/8 से कैसे होनी चाहिए, कम, अर्थात 7/8 उस भिन्न से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। एक भिन्न और 1/3 से अधिक, हमें ऐसी भिन्न का चयन करना है। देखिए 8 और 3 का अगर हम एलसीएम लें तो वह हमारा 24 होता है। 8 और 3 का एलसीएम लें तो वह हमारा 24 होता है। अब दो प्रोसेस होते हैं, एक तो इन्हें हम भाग कर लें तब कंपेयर कर लें, एक होता है कि हम यहाँ बारी बारी से ऑप्शन को पिक कर लें तब इसे सॉल्व कर लें। अगर हम कहते हैं कि इन नंबर्स का एलसीएम लें 24 तो क्या होगा, 8 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 7 21, 21 बाई 24 बनेगा। और ये 3 से कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो ये 8 बार 24 बनेगा। यहाँ तक ध्यानपूर्वक देखें, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 21 से कम हो परंतु 8 से अधिक हो। अब ऑप्शन में देख लीजिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए सिर्फ कौन बचेगा, 17 बाई 24। अब आप ध्यानपूर्वक देख लें, 21 जो नंबर है वो 17 से बड़ा है लेकिन 8 से भी बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न है जो 7/8 से कम है, अर्थात ये हमारी इससे कम हो गई, और 1/3 से अधिक है, अर्थात ये इससे अधिक हो गई, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी का चयन करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन। कहते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। देखिए 88 से जब भी हमें विभाजन का नियम पूछा जाए तो हमें इतना ध्यान रखना है, 88 को 8 गुणा 11 लिख सकते हैं। एक केस हमारा ये होता है कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो ये होती है, इसे क्या करें, 88 से भाग करें, और 88 से भाग करने के बाद जो शेषफल हमें प्राप्त हो, जो शेषफल हमें प्राप्त हो, उस शेषफल को क्या करें, इस नंबर से घटा दें, जो प्राप्त होगा वही अपना जवाब होगा। या हम ये कह सकते हैं 88 को फैक्टराइज कर लें, 8 गुणा 11। अब इसमें हम विभाज्यता के नियम की जांच करें। एक ऐसा नंबर जो 8 से भी विभाजित हो, 11 से विभाजित हो। 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग हमारा शून्य हो जाए, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग शून्य हो जाए, या फिर एक अभाज्य संख्या हो जाए। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे भी हमारा 11 से विभाजित का नियम लग जाएगा, यहाँ पर भी 11 से विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पर भी 11 से विभाजित हो जाएगा। अब हमें चेक करना है 8 से विभाजित का नियम। 8 से विभाजित का नियम होता है कि दाईं ओर से 3 संख्याएं यानी सैकड़े तक की नंबर 8 से विभाजित होनी चाहिए। यहाँ से चेक करेंगे, 8 में 72 बचेगा 6, 66 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ से चेक करेंगे, 8 का 8, ये हो जाएगा हमारा 19, 8 दूनी 16, 3 नहीं होगा। इसे चेक करेंगे, 8 का 8 बचेगा 1 हो जाएगा 14, 8 का 8 6, 8 8 64।
इसे चेक करेंगे, 8 से 8 ही 8 बचेगा 1, 8 दूनी 16 बचेगा 2, नहीं होगा। इसका अर्थ हमारा क्या हुआ? कंप्लीटली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर है ऑप्शन नंबर सी वह हमारा 8 से विभाजित हो जाएगा, और ये नंबर हमारा 8 से भी विभाजित हो जाएगा, 11 से भी विभाजित हो जाएगा, अर्थात अपनी विभाज्यता के नियम को जांचेगा तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न पर बात करने से बेस्ट विधि है विभाज्यता से सॉल्व कर लीजिए। 916 है, गुणा में आपका प्रश्नवाचक है, गुणा में 3 है, और ये नंबर बराबर है 214 344 के। कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सर्वप्रथम 3 से विभाज्यता का नियम जांचिए, होता है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 4 8 3 11 11 4 15 1 16 और 2 18, यानी हो जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 7 21 3 का 3 3 चौक 12 3 चौक 12 और 3 8 24। अब 916 से हम इसे कंप्लीटली विभाजित करना चाहते हैं, तो देखिए 9 8 72 होता है, 9 को अगर 8 से गुणा करें 72 से आएगा, यानी 80 से कुछ कम आएगा, 80 से कम ये हमारे कोई से ऑप्शन नहीं होंगे, यानी कि 7 बार के समथिंग। तो प्रश्नवाचक बराबर कितना हो जाएगा 78, अर्थात 916 की गुणा अगर हम 78 में कर दें तो हमारा जवाब सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में कहा गया है 0.02 बराबर है प्रश्नवाचक प्रतिशत। प्रतिशत अगर चिन्ह हटाएंगे तो हमें 100 आएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो हमें 100 आएगा, और ये हर से यार कैंसिल हो जाएगा, इसलिए प्रश्नवाचक का वैल्यू सिर्फ कितना रह जाएगा 2, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न कहता है एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे व 1 रुपए के सिक्के के अनुपात 5:6:2 है। यदि सभी सिक्कों का जो मूल्य है 42 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिए 5 एक 50 पैसे के सिक्के हैं तो 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे 2, प्लस 6 हमारे 25 पैसे के सिक्के हैं तो 1 रुपए में कितने सिक्के आएंगे 4, प्लस 2 1 रुपए के एक ही सिक्का बनेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके साथ में के रख लीजिए या प्रश्नवाचक रख लीजिए, 1 मिनट मान के इनका योग कितना है सभी का 42। एलसीएम लेंगे हमारा तो 2 से हमारा 3 बार जाएगा, 2 से 2 बढ़ जाएगा, 2 एलसीएम ले लीजिए तो ये नंबर हो गया 5 प्लस 3 प्लस 4, और ये इसके साथ हमारा के मल्टीपल कर रहा है, और 42 के साथ जो एलसीएम आया वो मल्टीपल कर दीजिए, 4 3 7 और 5 12, 12 1 12 12 1 12, और ये 42 में 44 हो गया और 12 7 84, तो के का वैल्यू हमें कितना प्राप्त होता है 7 प्राप्त होता है। हमसे पूछा गया था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्के कितने थे 6 के, 25 पैसे के सिक्के कितने थे 6 के, तो क्या हो जाएगा 6 × 7, यानी कि 25 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वह कितनी है 42, जो कि मिल जाएगा हमें ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है वीडियो को पॉज करके आराम से देखें, कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मोहन ने 20 मेज 12,000 रुपए में खरीदी है और उन्हें बेचने पर 4 मेजों के क्रय मूल्य के समान लाभ प्राप्त होता है। क्या कहता है 4 मेजों के क्रय मूल्य के समान उसे लाभ प्राप्त होता है, प्रत्येक मेज का जो विक्रय मूल्य है वह कितना होगा? देखिए 12,000 रुपए में मेज खरीद कर लाया है, बशर्ते आपको यह ध्यान देना है कितनी मेज खरीद कर लाया है 20, तो एक मेज का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 20 × 120 यानी कि 600 रुपए। एक मेज का कॉस्ट प्राइस 600 रुपए, तो उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 × 600, यानी कि उसका लाभ हो गया 2400 रुपए का। लाभ कितने का हो गया उसे 2400 रुपए का, क्योंकि 4 मेजों के क्रय मूल्य के समान उसे लाभ हुआ था। प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा? हमें लेना है सेलिंग प्राइस, 12,000 रुपए में खरीदी थी, 2400 रुपए का लाभ कमाया, और कितनी मेज 20, तो प्रत्येक का यहाँ से कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। एक जीरो हटा लीजिए 2 जगह, 2 से 1 बार, 2 से गया 6 बार, 2 से गया 12, ये हो गया 600 प्लस 120, अर्थात प्रत्येक मेज का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 720, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। आइए अगले प्रश्न। 7.5% वार्षिक दर से 6,400 रुपए का 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? हमें दिया गया 7 सही 1/2%, इसे हम लिख सकते हैं 7 × 14 1 15/2%। प्रतिशत को भी हटाएं तो भाई 100 का, 5 से सॉल्व करेंगे 5 × 10 हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा, 20 × 40 हो जाएगा, यानी कि 3/40। हम कह सकते हैं 40 रुपए पर 3 रुपए का ब्याज, 40 रुपए का मूलधन 43 रुपए बन जाएगा, फिर से 40 रुपए का मूलधन
43 रुपये बन जाएगा, क्योंकि हमें 2 वर्ष का सॉल्व करना है। तो 4 चौक 16 यानी कि 4 चौक 16, यानी कि ये हो गया हमारा मूलधन 1600 और मिश्र धन ये हमारा 43 है। 43 50 से कितना कम है? 7 कम है, 7 और कम कर लेंगे। 36 36 का आधा करेंगे और 7 का वर्ग करेंगे। यहाँ से हम ब्याज निकालना चाहेंगे तो कितना हो गया? 249 यूनिट। ये होता है हमारा प्रिंसिपल, ये होता है हमारा अमाउंट यानी मूलधन, मिश्र धन, और ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। हमसे पूछा गया है 6400 रुपये में मूलधन दिया गया है, जो कितने यूनिट की वैल्यू है? 1600 यूनिट की वैल्यू है, और 249 यूनिट का मान हमें चाहिए। 16 चौक 64, 4 से गया तो ये हम मल्टीपल कर लेंगे। 4 ने 36 बचेगा 3, 4 चौक 16 3 19 और 4 दूनी 8 और 1 9, अर्थात जो उस पर हमें ब्याज मिलने वाला है वह 996 रुपये मिलने वाला है। किसी भी प्रश्न में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पॉज करके बहुत ध्यानपूर्वक देखें, प्रश्न को पढ़ें, समझें। फिर भी कोई समस्या होती है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगला प्रश्न, रितेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर दीपेश भी इस व्यापार में साझेदार हो गया। वर्षांत यदि वर्ष के अंत में कुल 5,885 रुपये के लाभ में से दीपेश को कितना धन मिलेगा? देखिए, पहले आते हैं रितेश। रितेश ने लगाया 48,000 रुपये और कितने महीने के लिए लगाया? 12 माह के लिए, क्योंकि उसने हमें दे दिया है वर्षांत यानी वर्ष के अंत में होने वाला लाभ। 7 माह बाद हमारे दीपेश आ गए। दीपेश हो गए, कितने रुपए लेकर आए हैं? 56,000 रुपये लेकर व्यापार में शामिल हुए हैं। 12 महीने बिजनेस चला, 7 महीने बाद कोई व्यक्ति आया तो उसने कितने माह बिजनेस किया होगा? 5 माह। अब हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से एक परफेक्ट रेशियो निकालेंगे जो हमारा हो जाएगा सरलतम वो 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। आप क्या करते हैं? हम करते हैं 8 की टेबल 7 बार पढ़ें, 56 हो जाएगा और 8 छन 48 हो जाएगा। नेक्स्ट अब ये सॉल्व होने का कोई ऑप्शन नहीं है, 12 छन 72 हो जाएगा, अनुपात 7 पंच 35 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल रेशियो आ गया, जिस रेशियो में हम लाभ को बांटेंगे। हमें चाहिए दीपेश का लाभ, तो दीपेश के रेशियो को ऊपर रखेंगे, दोनों का योग नीचे कर देंगे। 2 और 5 7, 7 और 3 10, कुल योग हम रख लेंगे यहाँ पे 5885। ये हमें कंप्लीट ही दिया गया है। अब हम क्या करते हैं? 109 से 5885 को सॉल्व करने का प्रयास करें। देखिए, अगर हम इसे 7 से काटेंगे तो 7 का 7 3 हो जाएगा, 109 नहीं कटने वाला, बाकी 3 से भी नहीं कटने वाला। हम इसे कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करने का कष्ट करेंगे कि 109 से हमारा कितनी बार जाएगा। तो 100 का 5 बार कर दें, 109 एकन 109, 109 पंजे 545, 545 गया। देखो 588 में से 545 घटा दें तो बचेगा 5 और 5 और 4, 5 और 4 और नेक्स्ट रह गया ये हमें 5858 दिया था, घटाएंगे। अगर हम इसे करेंगे 100 की गुणा करेंगे 5 से तो 500 हो जाएगा, 9 की गुणा करेंगे 545, 588 में से 545 घटाना है तो ये हमारा यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और 8 में से 4 जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3, 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, और नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन है? 5, 5885 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया 8 से 8 6 48 और 8 7 56, 12 6 72, 7 5 35, 72 अनुपात 35 है, और ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे आ रहा है। यानी कि 109 से ये कंप्लीट डायरेक्ट नहीं घट रहा है, तो हम कह पाएंगे कि यहाँ पे हम नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा वापस, कुल योग हमारा कितना है? 72 और 35 अगर हम जोड़ें तो ये हमारा हो जाएगा 7 3 10, 5 2 7 और 7 3 10, 107 हो रहा है, क्योंकि 5 और 2 7 और 7 और 3 10, यही तो गलती हो रही है। 107 से सॉल्व, 107 ही कर 107 और 107 पंजी तो हो जाएगा 535, और नंबर है 588, घटाएंगे 3 आएगा, 5 आएगा, नेक्स्ट 5 आएगा, तो फिर से 5 बार जाएगा, यानी कि हमारा 55 बार चला है।
कितनी बार सॉल्व हो गया? 55 बार। अब आ जाइए आगे करते हैं मल्टीपल। देखिए हमें नंबर मिल गया 35 गुणा 55। 55 को हम 5 गुणा 11 लिखते हैं। कैसे मल्टीपल में चलना है? क्या होगा? 35 5 पंजे 25 बचेगा 2, 5 3 15 2 17 और इसकी गुणा करनी है 11 से। 11 पंजे 55 बचेगा 5, 11 7 77 77 5 82 बचेगा 8, 11 1 11 और 8 हो जाएगा 19। अर्थात दीपेश का जो लाभ है वह कितना है? 1925। देखिए कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, बट अगर गलत लिखेंगे तो फिर कैलकुलेशन गलती होगी। यहाँ 107 आना चाहिए था, 109 लिख रहे थे, जिस वजह से गड़बड़ हो गई। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी चीजें क्लियर होंगी। सेशन पसंद आए तो लाइक करके साथियों के साथ शेयर जरूर करें, पसंद ना भी आए तो भी शेयर करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहा गया है 100 संख्याओं का औसत 30 है। गणना के समय दो संख्याओं को 23 और 11 के स्थान पर 32 और 12 ले लिया गया। सही संख्याएं लेने पर औसत क्या होगा? देखिए 23 जो हमारा नंबर था 23 उसे हमने ले लिया 32, अर्थात कितना अधिक ले लिया मैं हमें देखना है, तो 9 अधिक ले लिया। और जो 11 था उसे हमने ले लिया 12, जिसका अर्थ है कि 1 अधिक ले लिया। तो कुल मिलाकर 9 और 1 का योग कितना हो जाएगा? 10 अधिक लिया गया। 10 अधिक लिया गया, बट कितने पर लिया गया? 100 पर अधिक लिया गया ना, संख्या 100 थी, 1 0 से 1 0 0.1। तो ये जब अधिक लिया जाता है तो ये वैल्यू को माइनस कर देते हैं, यानी कि कम कर दिया जाएगा। तो हमारा प्रारंभिक औसत कितना था? 30, घटा देंगे 0.1, जिससे हमारा रिजल्ट हो जाएगा 29.9, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया। ठीक है, हमने एवरेज ही निकाल लिया, जितना अधिक लिया गया उतना एवरेज निकाला, और एवरेज में से सभी संख्याएं समान रहती हैं तो एवरेज में जितना जोड़ा जाता है उतना एवरेज में जुड़ जाता है, जितना संख्या में घटाया जाता है उतना एवरेज में घट जाता है। सेम प्रोसेस होता है। कहते हैं 10 व्यक्ति 8 दिनों में एक दीवार पूरी करते हैं, तो 10 व्यक्ति अर्थात मैंने 8 दिन में एक दीवार बनाते हैं। कितने व्यक्ति उस कार्य को आधे दिन में पूरा करेंगे? तो कितने व्यक्ति आधे दिन यानी 1/2 दिन में सेम कार्य पूरा करेंगे? देखिए व्यक्ति से व्यक्ति कैंसिल कर लीजिए, और ये अंश बटा है हर में आएगा, तो प्रश्नवाचक बराबर हो जाएगा 10 गुणा 8 80, 80 का 2 गुना कर लें 160, अर्थात हमें व्यक्तियों की जरूरत होगी 160। यहाँ पे आधा दिन दिया गया है, ना कि आधे दिन। आधा दिन का मतलब हाफ डे ही लगाएंगे, 4-8 का आधा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। जो पुल है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी पुल को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है, ब्रिज को पार कर रही है, तो इस केस में ट्रेन प्लस पुल ये दोनों की लंबाई ही हमारी कुल दूरी होगी। हमने क्या पढ़ा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी 125 ट्रेन की है। पुल की लंबाई हमें चाहिए, हम पी रख लेते हैं, 30 सेकंड में पार करती है। तो ये मीटर प्रति सेकंड है, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे। अब देखिए 6 3 18 और 6 पंजे 30 और 3 का 3 3 दूनी 6, 20 पंजे 100, 100 की गुणा 5 से करेंगे 500, तो 125 प्लस पुल की लंबाई बराबर 500। 500 में से 125 घटा दें तो कितना बचेगा? 375 मीटर, अर्थात जो पुल की लंबाई है वह कितनी है? 375 मीटर, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न हमें कहा गया है वर्गमूल का है 48.4, भाग में दिया है 0.289। हमें कहते हैं इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यह फोकस करना होगा कि यहाँ दाईं ओर कितने अंक हैं? 3, और यहाँ भी 1, तो इसे भी 3 डिजिट पूरा कीजिए। अब क्या है, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा क्योंकि दोनों ओर अंश और हर में डिजिट समान हुए दशमलव के दाईं ओर। 484 का वर्गमूल होता है 22, और 00 का वर्गमूल एक सिंगल 0 हो जाएगा, और 289 का वर्गमूल होता है 17। इसे भाग कर लीजिए, 17 × 17
गया 5 बचा, हो गया 50, 17 दूनी 34, शेष बचेगा 16, भाग में रहा 17, जो कि हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह 600 रुपए है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपए हो जाता है। दूसरा बट्टा अगर 10% है तो पहला बट्टा कितने प्रतिशत था। सबसे बेस्ट कंडीशन उसमें होती है कि जो अंकित मूल्य दिया है उसमें बट्टे 100 माइनस बट्टा 2200 गुणा दूसरा बट्टा कितना है 10%, तो 90% 100 में से 10 है, जिससे हमारा वैल्यू हो गया 432। सबसे बेस्ट ऑप्शन आप ऐसे ही रख दीजिए, किसी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6 की टेबल पढ़ेंगे एक बार, 6 सत्ते 42 बचेगा 1, 6 दूनी 12, और 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9 का 9, 9 अट्ठे 72। हमें क्या मिल जाएगा, एक 0 ये है और 8 ये है, हो जाएगा 80। तो 100 माइनस 8 बराबर 80। तो आर यानी कि जो दूसरा बट्टा हो गया वह कितना प्रतिशत आ जाएगा, 20%। सॉरी, पहला बट्टा 10%, दूसरा बट्टा 10% था और पहला बट्टा आ जाएगा 20%। ये हमारे दोनों डिस्काउंट हो जाएंगे। या फिर हमारा केस रहता है कि हम ऑप्शन पिक कर लें तो उसे सॉल्व कर लें, नो टेंशन। एक ठोस घनाभ की जो भुजाएं हैं 72 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर है। ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका आयतन ठोस घनाभ के आयतन के इसका आयतन ठोस घनाभ के आयतन के बराबर है। हमें चाहिए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई। आप जानते हैं घन जो होता है उसका आयतन होता है 1 का घात 3, क्योंकि उसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। लेकिन घनाभ का आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई और थर्ड स्टेप हमारी जो भी दी है ऊंचाई। हमारी तीनों मल्टीपल करेंगी बट यहाँ पे समान होता है, एक ही रहेगी। इसका अर्थ है कि हमें इसका घनमूल ले लेना है। ए अगर निकालेंगे क्योंकि एक भुजा चाहिए। अब हम इसका घनमूल लेना चाहेंगे कि हम किस प्रकार से लें, तो हम इसे सिंपली तोड़ेंगे। 8 गुणा 9 72, इसे हम तोड़ेंगे। 3 गुणा 25 75, इसे हम तोड़ेंगे। देखिए 9 3 27 बराबर हो गया 8 का, ये 25, तो इसे 5 में तोड़ेंगे। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब इसका हम आसानी से घनमूल ले सकते हैं। मैं आपको बारी बारी से लिखते चलता हूँ, आप ध्यान देंगे। 8 का घनमूल लेंगे 2 आएगा। 9 और 3 कितना होगा, 27 का घनमूल लेंगे 3 आएगा। 25 और 5 सब गुणज में है तो इसका घनमूल 5 आएगा, और 27 का फिर से 3 आएगा। तो ये हमारी भुजा आ गई। इसका गुणा कर लेंगे, 2 3 6, 6 5 30, और 30 गुणा 6 बराबर 30 गुणा 3 बराबर 90, या 5 3 15, 15 3 45, 90, और 90 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर भी अगर किसी भी प्रश्न में कोई कंफ्यूजन होता है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना भूलें। सेशन को शेयर करके लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रथम बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी के प्रैक्टिस सेट लगातार देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंचे। वहाँ यूपी पुलिस 60244 का के प्लेलिस्ट का सेक्शन बनाया गया, वहाँ सभी वीडियोस आपको जोड़ दी गई हैं। 10 मिनट शो में हिंदी के सेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कहती है 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का जो खर्च है 50 रुपए प्रति मीटर की दर से 6000 रुपए आता है। कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए दरी 75 सेंटीमीटर है और इसमें से हम क्या करें, 6000 रुपए कुल खर्च आ रहा है, 50 रुपए प्रति मीटर की दर से भाग कर लेंगे। एक 0 से 1 0, 5 कर 5, 5 दूनी 10, यानी 120, जिसका अर्थ हो गया 120। हमें चाहिए क्या, कमरे की चौड़ाई। तो दरी की लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई हमारी 0.75 मीटर में चेंज कर लेंगे। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं। ये 15 मीटर है और हमें चौड़ाई चाहिए, तो उसी का रख लीजिए। दशमलव हटाएंगे, 2 0 आएंगे। 25 से 4 बार जाएगा, 25 से 3 बार जाएगा, 4 से 1 बार, 4 3 12, यानी 30 बार, और 15 से काटेंगे तो 15 1 15, 15 2 30, 2 गुणा 3 बराबर 6, जिसका अर्थ है कि कमरे की चौड़ाई जो होगी वो कितने मीटर होगी, 6 मीटर हो जाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। कैसा लगा ये सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बताइए कि आप किस प्रकार के प्रश्नों को और चाहते हैं जिससे कि आपके प्रैक्टिस सेट में जोड़े जा सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।